हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 8 से लेकर 14 जनवरी 2024 के बीच का आपका जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट है रिलेटेड टू करंट अफेयर, उसको यहाँ पर मैं कवर करूँगी। सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जिनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पूरी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और पूरा आपका लास्ट 1 वीक का यहाँ पर रिवीजन होने वाला है। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये रहने वाले हैं 70। तो बिना देरी करे शुरू कर लेते हैं रिवीजन को। और आज की हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो देखिए यहाँ पर बात आई है घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। अब देखिए मैंने कुछ टाइम पहले राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने अर्जुन अवार्ड के बारे में भी डिस्कस किया था कि 26 खिलाड़ियों को इस बार जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। उसमें एक क्रिकेटर भी थे जिनका नाम था मोहम्मद शमी। तो उसी में अगर हम बात करें घुड़सवारी में, तो ये मिला है किसको, भारतीय महिला को, जिनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए पहली भारतीय महिला बनी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ज़रूर याद रखिएगा। तो घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला तो ये बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। अब देखिए ये महिला घुड़सवार है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और इन्हें मिला है प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों में से एक, जिसका नाम है अर्जुन अवार्ड। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी आपकी 1961 में, ठीक है। और ये राजस्थान मतलब पिछले 5 वर्षों में अर्जुन अवार्ड पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। जो बच्चे यहाँ पर राजस्थान से देख रहे हैं या फिर राजस्थान का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, तो उसमें भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंथिल पांडियन सी, इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए केंद्र सरकार ने IAS अधिकारी जिनका नाम है सेंथिल पांडियन सी को जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया है। अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन की, तो इसका मुख्यालय ये है आपका जेनेवा में। स्थापना की अगर हम बात करें तो ये हुई थी 1995 में, और इसके अध्यक्ष तो ये है एंगोजी ओंकोलो इवेला। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास जिसका नाम है मिलन 24, इसका आयोजन ये कहाँ किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें मिलन 2024 की, जिसको हमने शॉर्ट में यहाँ पर लिखा है मिलन 24, तो इसका आयोजन ये किया जाएगा आपका विशाखापट्टनम में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 24, ये 19 से लेकर 27 फरवरी 2024 को होगा। कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में। और इसका 11वां संस्करण होगा, जो इससे पहले जो इसका 11वां संस्करण था ये फरवरी मार्च 2022 में पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया गया था। और इस बार फिर से ये कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में ही आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भूटान की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए अगर हम बात करें भूटान के दूसरी बार प्रधानमंत्री, तो ये बने हैं सेरिंग टोब्गे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भूटान की अगर हम बात करें तो राजधानी ये है इसकी थिम्पू। यहाँ के जो राजा हैं ये है जिंगमे खेसर नामयान वांगचुक, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है भूटानी न्युगुल्ट्रम, और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है ये है जोंगखा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन ये किस शहर या फिर राज्य में किया जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की बात, तो ये वो उद्घाटन करेंगे कहाँ पर, नासिक महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए PM मोदी जी की अगर हम बात करें तो 12 जनवरी को महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे और देश के युवाओं को संबोधित करेंगे।
और इसके बाद वे देश के युवाओं को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों और नगरीय निकायों में सीधा प्रसारण किया जाएगा। अब देखिए, न्यूज़ थी आपकी 12 जनवरी की। अभी तो हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये संबोधित कर दिया जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव था, जो कि हुआ था कहाँ पर, महाराष्ट्र में। इसका जो आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम, किस थीम पर ये किया गया, तो ये था विकसित भारत बाई 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा, यानी कि डेवलप्ड इंडिया 2047 फॉर द यूथ बाय द यूथ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो देखिए, अगर हम बात करें बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री, तो ये बनी है शेख हसीना। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना को 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चयनित किया है, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा सकती है। बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है टका, मुद्रा है यहाँ की, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, जो वापस से चुनी गई है 5वें कार्यकाल के लिए। और राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला आपका क्वेश्चन आएगा, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024, इसका आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 की, तो इसका आयोजन ये किया गया है गोवा में। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 का ये 8 जनवरी को शुभारंभ हुआ है और ये 8 से 13 जनवरी तक चलेगा। और ये उत्सव जो है वो समावेशिता, सशक्तिकरण के अपने जीवन समारोह को प्रदर्शित करता है। 2024 में जो मुख्य अतिथि थे अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव में, तो ये थे प्रमोद सावंत। और इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है संगीत, नृत्य और मनोरंजन में आकर्षक प्रदर्शन के माध्यम से दिव्यांगजनों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? तो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी तो ये बनी है आईपीएस, जिनका नाम है रश्मि शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला डीजीपी बनी है महाराष्ट्र की, नाम है इनका आईपीएस रश्मि शुक्ला। तो देखिए, जो आईपीएस रश्मि शुक्ला है वो महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बन गई हैं और 31 दिसंबर 2023 को आईपीएस रजनीश सेठ के रिटायर होने के बाद इन्हें यहाँ कर पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें रश्मि शुक्ला की, तो 1988 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं और ये सशस्त्र सीमा बल की डीजीपी चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें एशियाई निदेशक बैंक की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसके जो कार्यकारी निदेशक बने हैं, ये बने हैं आईएएस विकास सील। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं विकास सील, जो एडीबी में कार्यकारी निदेशक हैं। अगर हम बात करें एडीबी की, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका मुख्यालय है फिलीपींस में। स्थापना हुई थी इसकी 19 दिसंबर 1966 में और वर्तमान में जो इसके राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मात्सुको असाकावा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर राज्य में स्थित महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है? तो इसका सही आंसर होगा आपका अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कि पहले तो आपको ध्यान रखना है कि महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा ये है आपका अयोध्या में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और इसको अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला है इस हवाई अड्डे को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केंद्र ने क्षेत्र के समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करते हुए अयोध्या हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में मंजूरी दे दी है और इसे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम दिया गया है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आप ज़रूर याद रखिएगा। फिर भारत का पहला सूर्य मिशन सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित हुआ है। इस मिशन का क्या नाम था? तो देखिए, अगर हम बात करें भारत का पहला सूर्य मिशन जो कि सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ है, तो इसका नाम था आदित्य L1। इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनी है जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी।
आदित्य L1 के बारे में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये पहला सूर्य मिशन था, तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, इसरो ने 6 जनवरी 2024 को भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर ये पहुंच गया है। और आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट, या जिसको हम L1 कहते हैं, इसके चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करना, और कोरोनल मास इंजेक्शन, सौर फ्लेयर्स और सौर कोरोना की रहस्यमय हीटिंग जैसी घटनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। फिर है भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ ये किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ ये नियुक्त हुए हैं रघुराम अय्यर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की अगर हम बात करें तो इसके जो अभी सीईओ बने हैं वो बने हैं रघुराम अय्यर, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं पीटी उषा। इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। स्थापना इसकी हुई थी 1927 में, और यहाँ जो मुख्यालय है इसका ये आपको देखने के लिए मिलेगा नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो देखिए, अगर हम बात करिए जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव के पद की, तो ये ग्रहण किया है इंद्रमणि पांडे जी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, इंद्रमणि पांडे ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के पहल बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में पदभार संभाला है। जो अगर हम बात करें इंद्रमणि पांडे जी की, तो भूटान के तेंजिंग लेकफिल की जगह लेंगे, और 3 साल के लिए कार्यकाल, मतलब 3 साल के कार्यकाल के लिए ये इस पद पर रहने वाले हैं। फिर है भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन ये मिला है, इसका नाम क्या है? तो देखिए, भारतीय नौसेना को ये पहला स्वदेशी स्टारलाइनर ड्रोन मिला है, तो इसका नाम है दृष्टि 10। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी मीडियम जो है एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन, जिसका नाम है दृष्टि 10, ये स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन हासिल किया है, और यह नौसेना की खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक यहाँ पर होने वाला है। फिर ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, तो ये मनाया गया है 11 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन का उद्देश्य बेसिकली रहता है क्या, कि लोगों को मानव तस्करी के बारे में जागरूकता पैदा करना, और मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। यही इसका बेसिकली पर्पस होता है, जो कि हम मनाते हैं 11 जनवरी को। फिर है अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला जो कि बिना हाथ वाली महिला है, वो तीरंदाज कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? शीतल देवी। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 80 नंबर पर, यानी कि जो हेनले एंड पासपोर्ट्स के द्वारा एक शक्तिशाली पासपोर्ट का जो सूची इशू करते हैं, तो उसमें भारत का स्थान है 80वां। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है, और भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक जो है वो वीज़ा मतलब 62 देशों में वो घूम सकते हैं बिना किसी वीज़ा के। और इसमें जो टोटल 6 देश है उन्होंने शीर्ष स्थान हासिल किया है, उनके नाम है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। और सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट ये कहाँ का है? तो ये अफ़गानिस्तान का, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर एक किस राज्य ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा जिसका नाम है बायू, इसकी शुरुआत की है? तो ये की है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, बायू नामक की यह एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा है जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित असम राज्य परिवहन निगम की एक अभिनव और दूरदर्शी टिकाऊ गतिशीलता पहल है। बायू का लक्ष्य क्या है? तो असम एग्रीगेटर नियम 2022 के अनुरूप इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रौद्योगिकी मंच, बीमा प्रशिक्षण, कौशल विकास और संचालन लाइसेंस के साथ समर्थन करके असम में ड्राइवर भागीदारों के लिए 5000 आजीविका के अवसर को पैदा करना, ये इसका लक्ष्य है। फिर फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है
ग्रेबियल अटल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ग्रेबियल अटल को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और 34 वर्ष की आयु में जो ग्रेबियल है ये इतिहास में सबसे कम उम्र के और इस पद पर संभालने वाले पहले खुले तौर पर जो समलैंगिक अधिकारी ये बन गए हैं। फ्रांस की बात कर लेते हैं तो राजधानी है पेरिस और आधिकारिक भाषा तो ये है फ्रेंच। अब आप मुझे ये बताओगे कि पेरिस में एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है 2024 में, उस इवेंट का नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के चांगी हवाई अड्डे को 2023 के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो ये हवाई अड्डा है आपका सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि चांगी हवाई अड्डा ये है आपका सिंगापुर में, जिसे 2023 का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। तो देखिए, सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए ये अवार्ड जीता है और चांगी हवाई अड्डे के शीर्ष स्थान पर लगातार उपस्थिति अपने आगंतुकों को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने के प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है और यह 12वीं बार होगा जब हवाई अड्डे को ये प्रशंसा मिली है। फिर है, कौन सा देश पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। तो ये है अपना प्यारा देश भारत। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, जुलाई 2024 में इतिहास में ये पहली बार होगा कि जब भारत ये यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी करेगा। ये जो इवेंट होगा ये 21 से लेकर 31 जुलाई तक होने वाला है। अगर हम बात करें किसकी, यूनेस्को की, तो इसका मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। स्थापना हुई थी 1945 में और इसके जो वर्तमान में प्रमुख है इनका नाम है आंद्रे अजोले। फिर रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक कौन बने हैं। तो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक ये बने हैं समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, ये है सिन्हा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो समीर कुमार सिन्हा ये बने हैं रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक। तो देखिए, असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये जो है अभी रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक का इन्होंने पद यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। फिर एक, किस राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई है। तो ये जो आयोजित की गई है बैठक ये हुई है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के प्रयास में कई पहलों के साथ संपन्न हुआ है और इस बैठक में देश में आर्थिक विकास और वाणिज्य के माध्यम के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को सक्षम करने के उद्देश्य से देश में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। फिर एक, किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को प्रशिक्षित करने हेतु AI ओडिसी ये लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने AI ओडिसी पहल का अनावरण किया है जिसका लक्ष्य है नवीनतम AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना। फिर है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें IIT मद्रास की तो ये अपना नया कैंपस शुरू करने वाला है श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, तंजानिया में भी इसने खोलने की बात कही है, लेकिन अभी जो रिसेंटली न्यूज़ है वो है श्रीलंका की। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, श्रीलंका के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुशील प्रेम जयंता ने कहा कि श्रीलंका की कैडी में IIT मद्रास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा और इससे पहले अगर हम बात करें नवंबर में तो IIT मद्रास ने अपना एक कैंपस ये तंजानिया में भी शुरू किया था, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर एक, क्लासिकल संगीतकार उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान मिला था। तो अगर हम बात करें कि क्लासिकल संगीतकार हैं उस्ताद राशिद खान, इनका निधन हो गया है, इन्हें पद्म भूषण ये मिला था साल 2022 में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, संगीत की दुनिया में सरताज उस्ताद राशिद खान का 9 जनवरी को निधन हो गया है। वो 55 साल के थे और काफ़ी लंबे समय से ये कैंसर से जूझ रहे थे और आपको ध्यान रखने ने पद्मश्री भी मिल चुका है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है, जबकि जो क्वेश्चन में पूछा है पद्म भूषण ये मिला है इनको साल 2022 में। फिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो देखिए, विश्व हिंदी दिवस को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी हम जानते हैं, जिसको 10 जनवरी को हम मनाते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है दुनिया भर में हिंदी का प्रचार प्रसार करना। और इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, यानी कि फ्रॉम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वदेशी असोल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है। किस संगठन ने राइफल का निर्माण किया है? तो ये है आपका सही आंसर होगा इसका DRDO। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, DRDO और निजी फर्म द्वारा संयुक्त रूप से विकसित असोल्ट राइफल उग्रम लॉन्च की गई है। और इसको किसने बनाया? तो इसको बनाया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट यूनिट ने। राइफल की अगर हम बात करें रेंज, तो ये है 500 मीटर और इसका वजन तो ये है 4 किलोग्राम, इससे भी कम है। फिर है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 का उद्घाटन ये किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया है किसने? पीयूष गोयल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, इन्होंने ग्रेटर नोएडा में खाद्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र में वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना। इंडस फूड 2024 शो हर साल वाणिज्य विभाग के सहयोग से भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित किया जाता है। फिर एक किस कंपनी के द्वारा कृष्णा गोदावरी बेसिन में पहली बार तेल का उत्पादन शुरू किया गया? तो ये है आपका ONGC। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ONGC की बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1956 में और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार सिंह। फिर एक किस राज्य सरकार ने SC और ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे कि योग्यश्री पहल की शुरुआत ये की है किसने? पश्चिम बंगाल सरकार ने। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इन्होंने हाल ही में योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्या है? पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है आपका, गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है? तो ये हुआ है आपका गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन किया है और इस दौरान उन्होंने भारत को अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है ये बात की है और ये बोला है कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। अगला क्वेश्चन है, पहला अमेरिकी निजी चंद्र लैंडर का नाम क्या है जो 51 वर्षों के बाद लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है पेरिग्रीन 1। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 8 जनवरी को मून मिशन पेरिग्रीन 1 लॉन्च किया है और पेरिग्रीन 1 को अमेरिका की ही एक एस्ट्रोबॉटिक कंपनी ने बनाया है और इसने वेलकन सेंटोर रॉकेट से लॉन्च किया गया। और ध्यान रखेंगे कि पेरिग्रीन जो है वो चंद्रमा के मध्य अक्षांश पर 23 फरवरी 2024 को लैंड करेगा। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य चंद्रमा के रहस्य को खोजना। फिर प्रवासी भारतीय दिवस 2024 से कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 9 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया जाता है और इस दिवस का आयोजन ये भारत के विकास में प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से मुंबई वापसी की स्मृति की याद दिलाता है। अब देखिए, 2 साल के अंतराल में हम इसको मनाते हैं तो तभी इसकी थीम भी डिक्लेयर होती है। तो जो इससे पहले अगर 2023 की हम बात करें तो उसकी थीम थी क्या? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति की विश्वसनीय भागीदार, यानी कि डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अब देखिए, अब इस बार तो ये नहीं मनाया है लेकिन डेट तो आपको पता होनी चाहिए कि 9 जनवरी को मनाया गया। तो अभी जो अगली बार थीम आएगी वो आएगी 2025 में, राइट। तो इस बार की कोई थीम नहीं है, थीम है 2023 की और अगली आएगी 2025 में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर रेलवे बोर्ड के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका जो पदभार संभाला है वो संभाला है अरुणा नायर ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, 1987 बैच के भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी और लेवल 16 पर सूचीबद्ध IRS अधिकारी अरुणा नायर ने रेलवे बोर्ड के सचिव के पदभार को संभाला है, ध्यान रखेंगे।
फिर 21वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, अब गोल्डन पुरस्कार के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं क्यों दिए जाते हैं। तो फिल्म और टेलीविज़न की उत्कृष्टता हेतु उसको देते हैं। कौन सा देश प्रदान करता है? तो देता है अमेरिका। और प्रस्तुत करता है तो ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पहली बार ये दिए गए थे 1944 में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो ये थे AR रहमान। संस्करण था इसका 81वां 2024 में। फिर 21 राज्य के एयरपोर्ट कालाजी चावल को GI टैग मिला है। तो ये मिला है आपका किसको? उड़ीसा के चावल को। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आप यहाँ पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। कुछ और अन्य GI टैग मिले हैं उड़ीसा को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सिमलीपाल काई चटनी हो गया, कोरापुट काला जीरा चावल, लांजिया सोरा पेंटिंग्स है, डोंगरिया कौंदशोल है, खजूरी गुड़ा है, तेंगलाक मांझी और नयगढ़ कोंटाई मंडी बैंगन। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है लांजिया सोरा पेंटिंग और साथ ही में सिमलीपाल काई चटनी। फिर एक कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है आपका कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, गंगा सागर मेला भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सागर द्वीप पर मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है और इसे हम मानते हैं कुंभ मेले के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला यही है। पश्चिम बंगाल की बात करें, राजधानी है कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल तो यह CV आनंद बोस। फिर जनरल VK सिंह के द्वारा पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है मनोरमा मिश्रा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, जनरल VK सिंह के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है जिसका नाम है संस्कृति के आयाम और हिंदी भाषा में लिखी गई ये पुस्तक शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत के द्वारा प्रकाशित की गई है। और ये किसके बारे में बात करती है? तो पुस्तक जो है वो भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृति के बारे में बात करती है। फिर 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो यह MM नरवाने की। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर कामकाजी महिलाओं के समावेशित और समर्थन में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर की सूची में टॉप पर कौन है? तो ये है चेन्नई। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, विविधता, समानता, समावेशिता सलाहकार अवतार ग्रुप के भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के निष्कर्षों के अनुसार एक रैंकिंग निकाली है जिसमें टॉप पर आता है चेन्नई। अवतार समूह की बात करें तो संस्थापक तो ये अध्यक्ष जो है इसके वो हैं डॉक्टर सौंदर्या राजेश। फिर पृथ्वी का घूर्णन दिवस हम कब मनाते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन दिवस ये हम मनाते हैं 8 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी का घूर्णन दिवस हम मनाते हैं 8 जनवरी को और इस बार की जो थीम है वो है हमारे ग्रह की गति की खोज का सम्मान, यानी कि ऑनरिंग द डिस्कवरी ऑफ अवर प्लैनेट्स मोशन। फिर पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक का नेतृत्व किसने किया है? तो ये नेतृत्व किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 17 जनवरी को जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नवीन पटनायक जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी जिन्होंने जगन्नाथपुरी हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन 17 जनवरी को किया जाएगा और मंदिर प्रशासन के महाराजा मुख्यमंत्री की उपस्थिति में इसका उद्घाटन करेंगे, ध्यान रखेंगे। और पुरी में प्रतिष्ठित जगन्नाथ मंदिर की परिधि के सुंदरीकरण के लिए बहुप्रतिष्ठित परियोजना है ये कौन सी? श्री मंदिर परिक्रमा। और ये कॉरिडोर है कहाँ पर? तो ये उड़ीसा में, इसलिए यहाँ पर नाम आया उड़ीसा के मुख्यमंत्री का जो कि है नवीन पटनायक। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार की छूट को रद्द कर दिया है। तो बिल्किस बानो मामला ये कब हुआ था? देखिए, काफ़ी चर्चित ये न्यूज़ है, काफ़ी न्यूज़ ये अभी 2-3 सालों में भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये है मामला हुआ था साल 2002 में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब ये मामला क्या था और ये पहले मैं बता देती हूँ कि इसमें हुआ क्या है कि 8 जनवरी को एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें जस्टिस BB नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने बिल्किस बानो बलात्कार के 11 दोषियों की सज़ा को माफ़ करने वाले गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। अभी बिल्किस बानो केस था क्या?
तो साल 2002 में जब बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप की एक घटना हुई थी, तब वो मात्र 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। और भीड़ ने क्या किया, बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी थी। और मरने वालों में उनकी 3 साल की बेटी भी शामिल थी। तो यही केस था, इसके जो अपराधी थे उन्हें सजा हुई और अभी जो है उनको रिहा कर दिया है, मतलब कर दिया था गुजरात सरकार के द्वारा। लेकिन अभी वापस से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये गलत है और वापस से जो है उन्हें इस फैसले को उन्होंने रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने भारत के पहले रिपोर्ट और मीटिंग प्रबंधन पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये है आपका कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट प्रबंधन पोर्टल और बैठक प्रबंधन पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन के निर्णय लेना और डेटा प्रबंधन और संचार में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना। फिर है, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू का निधन हो गया है। भालू का नाम क्या था? तो इसका नाम था बबलू। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर ज़रूर याद रखेंगे। कहाँ पर था ये? तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चिड़ियाघर में था ये, और ये 36 वर्ष का नर स्लोथ था भालू, जिसकी मृत्यु हो गई और इसका नाम था क्या? बबलू। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन ये किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, मदुरै तमिलनाडु में वार्षिक जल्लीकट्टू कार्यक्रम ये 15 जनवरी से शुरू होंगे और 3 दिन तक ये होंगे। और जल्लीकट्टू राज्य के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है, क्योंकि यह एक प्राचीन खेल जिसका उद्देश्य क्या रहता है? बैल को गले लगाना। फिर है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस की अगर हम बात करें तो ये हम मनाते हैं 6 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को हम मनाते हैं और विश्व युद्ध अनाथ दिवस पर अनाथ बच्चों के द्वारा सहन किए गए आघात के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी किए जाते हैं। और इस साल का विषय है अनाथ जीवन मायने रखता है, यानी कि ऑर्फन लाइव्स मैटर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है प्रोजेक्ट, इसका नाम प्रोजेक्ट वीर गाथा 3। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। फिर स्पेस एक्स ने किस देश का पहला निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ऑक्सीजन 3 ये लॉन्च किया है? तो ये किया है किसने? ये किया है आपका, जिसका नाम है स्वीडन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एलन मस्क के नेतृत्व में स्पेस एक्स ने यूनिवर्सल मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी की सुविधा के उद्देश्य से सैटेलाइट के पहले सेट को लॉन्च करके ग्लोबल कम्युनिकेशन की दुनिया में क्रांतिकारी कदम उठाया है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका ग्लोबल कनेक्टिविटी को बेहतर करना और डेड जोन्स को ख़त्म करना। अगला क्वेश्चन है, किस गायक ने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सुचेता सतीश ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा कि सुचेता सतीश ने जो है अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड बनाया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, केरल की सुचेता सतीश ने हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा भाषाओं में गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो प्रदर्शन हुआ था ये हुआ था दुबई में, कहाँ पर? यूएई में। और ये जो कंसर्ट था ये बेसिकली कार्यक्रम था जो कि कंसर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता को बढ़ाना। और इन्होंने जो है 140 भाषाओं में गानों को गाया, तो ये काफ़ी मतलब अलग ही बात है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है, भारत की पहली प्रसादम फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया मनसुख मंडाविया ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने उज्जैन में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया है और प्रसादम के माध्यम से सुरक्षित और स्वस्थ भोजन की आदतों को बढ़ावा देने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। फिर है, विदेश मंत्री किस देश में होने वाले 19वीं नैम शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो ये नैम जो शिखर सम्मेलन होने वाला ये होगा युगांडा में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, एस जयशंकर 15 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन के लिए युगांडा का दौरा करेंगे। और इसका जो उद्देश्य रहेगा वो रहेगा राजनीति, अर्थशास्त्र और संस्कृति में वैश्विक सहयोग, एकजुटता और सामान्य लक्ष्यों पर चर्चा करना।
भारत सतत विकास, डिजिटल साझेदारी और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहता है। ये इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर है NIIFL का नया CEO किसने नियुक्त किया है? तो ये CEO नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है क्या? इनका नाम है संजीव अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आप NIIF समझते होंगे क्या है, तो ये है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। तो ये ध्यान रखेंगे, इसकी फुल फॉर्म है और इसके ही CEO बने हैं कौन? संजीव अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो सेबी के कार्यकारी निदेशक ये नियुक्त हुए हैं जी राम मोहन राव। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में जी राम मोहन राव की नियुक्ति की घोषणा की है। और स्थापना की बात करें तो इसकी हुई थी 1988 में स्थापना। मुख्यालय है महाराष्ट्र में और एजेंसी कार्यकारी तो ये है यहाँ की माधुरीपुरी बुच। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय के छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए प्रेरणा कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो प्रेरणा कार्यक्रम ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर है भारत सरकार किस देश में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये बना रही है UAE में। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, भारत सरकार संयुक्त अरब अमीरात में एक समर्पित व्यापार क्षेत्र भारत पार्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जिसमें वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय निर्मित वस्तुओं को प्रदर्शित करने और संग्रहित करने के शोरूम और गोदाम यहाँ पर होने वाले हैं। फिर एक किस स्पेस एजेंसी के द्वारा PSLV C58 के POEM-3 प्लेटफॉर्म पर ईंधन सेल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये क्या है? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, जो कि है अंतरिक्ष की चुनौतीपूर्ण वातावरण में पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स मेम्ब्रेन ईंधन को कोशिकाओं के संचालन का मूल्यांकन करना और बिजली प्रणालियों के डिज़ाइन को सूचित करके मूल्यवान डेटा इकट्ठा करना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है स्वामित्व ने। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद की ओर से आयोजित लोक नीति संवाद 2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वामित्व की बात करें तो फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। फिर अब किस राज्य की लांजिया शोरा क्षेत्रों और डोंगरिया कौन शॉल को GI टैग मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी को GI टैग मिला है? तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को जो है एक और क्षेत्र में GI टैग मिला है, जो कि है कौन सी? ये है आपकी जिंजर की, यानी कि अदरक की, जिसका नाम है आदि केकर। अगला क्वेश्चन है आपका, तुअर दाल खरीद पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया है अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, कृषि सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक तुअर दाल खरीद पोर्टल का उद्घाटन किया है, जो किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी कि नाफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ को अपनी उपज पंजीकृत करने और बेचने में सक्षम करेगा। फिर किस राज्य के सिमली पाल काई चटनी को GI टैग मिला है? तो अगेन उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप, अखिल भारतीय रबर उद्योग संघ का अध्यक्ष ये किसे बनाया गया? तो ये बने हैं शशि सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए, शशि सिंह को अखिल भारतीय रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और इससे पहले उन्होंने IAIRIA में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। उन्होंने AIRIA के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल का स्थान लिया है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, तो यह है ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। एक गैर लाभकारी संस्था है जो कि उद्योग के हितों की सुरक्षा और प्रचार के उद्देश्य से रबर उद्योग और व्यापार की सेवा करती है। फिर राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं 5 जनवरी को। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए, हर साल 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम मनाते हैं, जिसका उद्देश्य रहता है क्या? जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में पक्षी की रक्षा और संरक्षण के लिए मनाते इसको हम हैं।
इसकी हमने शुरुआत की थी साल 2002 में और इसको हम मनाते हैं किसकी पहल से, एवियन वेलफेयर गठबंधन की पहल से। और इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है लड़ाई का अधिकार यानी कि राइट टू फाइट। अगला क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये है असम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फिर है, चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो ये बनी है दीपा भंडारे। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए दीपा भंडारे ने चीनी उद्योग की लंबी विरासत में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया है और जिसे वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष शरद पवार ने प्रदान किया है। फिर एक, किस देश ने कुत्ते के मांस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया, तो कुत्ते के मांस पे व्यापार का प्रतिबंध तो ये लगाया दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आप यहाँ पर याद ज़रूर रखेंगे। तो देखिए, दक्षिण कोरिया की संसद ने सदियों पुरानी कुत्ते के मांस की खपत को समाप्त करने वाले एक ऐतिहासिक विधेयक को पारित किया है और इस बदलाव का श्रेय परिवार के पालतू जानवरों के रूप में कुत्ते के प्रति बदलते दृष्टिकोण और उन्हें मारने के लिए उपयोग किए जाने वाले अमानवीय तरीके के बारे में बढ़ती आलोचनाओं को दिया जाता है। लास्ट है आपका, 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थे आपके वीकली करंट अफेयर के। होपफुली आपको समझ में आएंगे सभी क्वेश्चंस और अपने साथ बाई साथ देखे भी होंगे। सभी क्वेश्चंस काफ़ी रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आपसे पूछती हूँ 10 के 2 क्वेश्चन जिसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला है आपका क्वेश्चन कि घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला ये कौन बनी है, इसका आपको आंसर बताना है। और दूसरा है आपका, भूटान की दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा पीडीएफ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इन्हें परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर आपको पॉलिटी की पीडीएफ जिसमें 5000 से प्लस क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही में आपको मिलेगा यहाँ पर करंट अफेयर का कंटेंट जो कि आपका लास्ट 12 मंथ का यहाँ पर अपडेट किया जा चुका है। तो ये आप परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपको भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। आज के दिन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।